अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। गुज़िश्ता रोज़ कौमी असम्बली का एक और हंगामा खेज इजलास हुआ। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने तकरीर करते हुए कहा कि तमाम इदारे अपनी हुदूद में रहें, जो भी आइन को मुअत्तल या ख़त्म करे वो संगीन गद्दारी का मुर्तकिब होता है। 9 मई एक बहाना इमरान खान निशाना थे, ये एक प्री प्लान मंसूबा था, इस पर इंक्वायरी कमीशन बनना चाहिए। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस सियासी थी। इस तकरीर को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं। फौज, नेवी और एयरफोर्स के अफसरान जो हल्फ लेते हैं वो ऐवान को ये हल्फ सुनाना चाहते हैं। उमर अयूब ने यह मुतालबा भी किया कि आर्मी पब्लिक स्कूल इंक्वायरी रिपोर्ट, हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट, एबटाबाद कमीशन रिपोर्ट और दूसरे कमीशन की रिपोर्ट्स को भी सामने लाना चाहिए। उमर अयूब के खिताब का जवाब देते हुए वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, हल्फ की बात की गई तो सबसे पहले इसकी खिलाफ वर्जी अयूब खान ने की। जमहूरी हुकूमत का खात्मा किया। अयूब खान ने ही पहला मार्शल लॉ लगाया, जिसके बायस आज तक मुल्क संभल नहीं सका। इसलिए अयूब खान पर आर्टिकल 6 लगाया जाए, उनकी लाश को कब्र से निकालकर फांसी पर चढ़ाएं। 1958 से लेकर 2022 तक तमाम मामलात पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। उमर अयूब ने आज असेंबली में कहा कि ख्वाजा आसिफ ने उनके दादा का नाम लेकर गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल किए। कौमी असेंबली में अवाम के मुंतखब नुमाइंदों की सोच को उनके हल्के की अवाम की अक्सरियत की सोच तस्वर किया जाता है। यही वजह है कि फंक्शनल जमहूरियत में पार्लियामेंट का तकद्दुस होता है। अब अगर इसी तनाजुर में इन दोनों अरकान की तकरीरों का जायजा लिया जाए तो क्या इनके मुतालबात दुरुस्त हैं? आईनी एतबार से कोई भी फर्द अपने दादा की सियासत के लिए जवाबदेह नहीं, सिर्फ अपनी सियासत के लिए जवाबदेह होता है। क्या उमर अयूब खुद भी एक फौजी हुक्मरान की बनाई हुई हुकूमत में वजीर मुमलिकत नहीं रहे? क्या 2018 के इंतखाबात को इस तरह शफाफ करार दिया जा सकता है जिस तरह की शफाफियत का मुतालबा आइन इससे करता है? इसी तरह क्या ख्वाजा आसिफ को उमर अयूब के दादा पर तनकीद का हक है? अगर है तो ख्वाजा आसिफ को भी अपने वालिद की सियासत के साथ अपने कई सियासी फैसलों का जवाब भी देना पड़ सकता है। इस वक्त मुल्क जिस तरह की सियासी और माशी सूरत हाल से गुजर रहा है, क्या ऐसे में कौमी असम्बली में बैठ कर अवाम के मसाइल के हल के लिए ठोस मुकालमा होना चाहिए या फिर इस तरह की लायानी गुफ्तगू? इसी पर पैनल के सामने सवाल रखेंगे, लेकिन ये बता दें कि चेयरमैन PTI जो बैरिस्टर गौहर हैं, उन्होंने भी इस पर जवाब दिया। वो उनका कहना है कि हम सबको उमर अयूब के ख़ानदान पर फ़ख्र है। ख्वाजा आसिफ के बयान पर अफसोस के साथ स्पीकर से मुतालबा किया कि उन्हें इस सेशन के लिए ख्वाजा आसिफ को असेंबली से मुअत्तल किया जाए। पैनल में हमारे साथ हैं हसन निसार, अबसार आलम, शहजाद चौधरी और इफ्तिखार अहमद। प्रोग्राम का पहला सवाल आप सभी के लिए। तमाम इदारे अपनी हुदूद में रहें, आइन को मुअत्तल या ख़त्म करना संगीन गद्दारी। उमर अयूब खान पर आर्टिकल 6 लगाएं, लाश को कब्र से निकाल कर फांसी पर चढ़ाएं ख्वाजा आसिफ। किसका मौक़िफ़ कितना काबिल अमल? एक जानिब आइन की अमलदारी की बात हो रही है कि वो ज़रूरी है और दूसरी जानिब गद्दारी पर सज़ा। हसन निसार साहब, कौन सी बात कितनी काबिल अमल है हमारे यहाँ? मेरा तो ये एक बहुत पुराना थीसिस है। देखें, इस पर्टिकुलर इंसिडेंट पे एक मुहावरा याद आता है कि जी छाछ तो बोलें, यहाँ तो छल्लियाँ भी बोलती हैं। जनरल ज़ियाउल हक की सियासी औलाद, बल्कि उसकी औलाद की औलाद के मुंह से इस तरह की बात जचती नहीं, लेकिन वो कहते हैं ना, या ढिठाई तेरा आसरा, या बेशर्मी तेरा आसरा। देखो, सिलसिला चलो मेरा वो फुपीरा पुत्र सी अयूब खान, कब्र तो फिर कातिल डिक्टेटर की भी उखाड़नी पड़ेगी। मुनाफिक तरीन आदमी, पाकिस्तान का कल्चर बर्बाद कर गया। मेरे एक दोस्त हैं रशीद भट्टी, 2-3 दफ़ा MP रहे हैं, उनका बेटा अब है। तमाम तरौर्स के बावजूद उन्होंने कहा, खुदा की कसम, ज़ियाउल हक से पहले किसी को कहते थे कुरान उठा, उसका रंग पीला पड़ जाता था। ज़ियाउल हक के बाद जबरदस्ती नमाजें पढ़ा रहा, फलाना ढोंग था बहुत बड़ा। खैर, दूसरी बात यह है कि जब अयूब खान ने टेक ओवर किया तो नाम नेहात सियासी अमल में बड़े बड़े पगड़ों, बड़े बड़े गाटों और तोंदों के अलावा था क्या? या जाके उसकी कुदरतुल्लाह शाह की किताब पढ़ो। ईस्ट पाकिस्तानीज ने कहा कि अमेरिका से जो भीख आई है सैनिटरी के सामान की, कुछ हमें दो। तो जवाब क्या दिया गया था इन बदमाशों की तरफ से? क्या तुम्हारे लिए रफा हाजत के लिए केलों की गाछ बहुत है, क्या कहा पड़ा? कुदरतुल्लाह शाह उस वक्त जूनियर था एंड ही वाज टेकिंग द मिनट्स ऑफ द मीटिंग। अच्छा, नेहरू ने किन के बारे में कहा था कि मैं तो दिन में इतनी धोतियां नहीं बदलता। अच्छा, देखो बात सुनो,
ये ठीक है, फौज का ये वो एक एकेडमिक सी बात है, चिंची के ड्राइवर को भी पता है, लेकिन हालात होते हैं, कंडीशन। अयूब खान वकार और इस्तेहकाम की अलामत था। ना उसने सरे महल खरीदे, नेवन फील्ड खरीद कर मुल्क को गाली दी कि ये सिर्फ हुकूमत करने के काबिल मुल्क है, रहने के काबिल नहीं। देखो बात सुनो, मेरा ईमान और विजदान, और 35 साल हो गए अब, मजमूए हैं ढेरों। मेरा तो 3-4 सब्जेक्ट्स हैं कि सियासतदान अगर करप्ट, नाअहल, आपस में दस्तों गिरेबां, मेरिट के दुश्मन और खुदगर्ज ना होते तो फौज कभी आंख उठाकर भी न देखती। और बात सुनो, 76 साल बाद आज का पाकिस्तान देख के भी मामलात की समझ नहीं आ रही। कौन है ये? इनकी औकात क्या है, ग्रेस क्या है, इनमें डेप्थ कितनी है? लल्लू पंजू हर बंदा उठ के कह रहा है मकालमा करो तो ये करो तो वो करो। ये कोई डंगर को इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है। कौन लोग हैं ये फॉर्च्यून हंटर्स हैं। हम पता नहीं जमहूरियत को जमहूरियत, इसको जमहूरियत भी कहे जा रहे हैं, इसको सियासत भी कहे जा रहे हैं। वोट से लेकर पार्लियामान में जाते हैं, निजाम हमारा यही है, मुंतखब नुमाइंदे हैं। ओ भाई, आपने वारदात की हुई है, ये गहरी वारदात है। ये गदागरी की तरह इसको समझने के लिए ये बहुत पेचीदा वारदात है। हसन साहब, फिर मौका तो सबको मिला पार्लियामान में जाने का, निजाम को एफिशिएंट कर लेते हैं ना हसन साहब, जिम्मेदारी अगर बाहर है। हाँ। जिस बंदे, और बात सुने, तकरीर नहीं सुनो, जिसके सर के ऊपर छत अपनी नहीं, पांव के नीचे जमीन अपनी नहीं, उसकी राय कैसे अपनी हो सकती है? यू हैव टू बी रियली इंडिपेंडेंट। ये सारा जहालत का, ठीक है, और बेशुमार फैक्टर्स हैं। मुलायत है, वो क्या था, वो पता नहीं क्या, तो राय की भी इजाजत नहीं दे, लेकिन ठीक हो गया जी, ठीक है, चलो छोड़ो, चलो छोड़ो आगे, ठीक है। अब सर साहब, दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू है, फ्लोर ऑफ द हाउस बात कर रहे हैं, पार्लियामेंटेरियंस हैं, रिस्पेक्टेबल हैं, एक सियासी जमहूरी तरीके से अगर जा रहे हैं तो एक इख्तियार भी रखते हैं, वहां पर बैठ के उनको कानून साजी, जो बातें कर रहे हैं कितनी काबिल अमल है, और दोनों का एक एक माजी भी है। क्या फॉर द सेक ऑफ के बस बोलना है, कुछ भी खड़े होकर बोल दिया जाए, या वाकई जो कह रहे हैं उसका मतलब भी समझते हैं? माजी हर एक का होता है, सबका। हम इस स्क्रीन पे जितने बैठे हैं सबका भी एक एक माजी है, उन दोनों का भी एक माजी है। और जो बातें की आपने अपने इंटरव्यू में कहा कि वो संजीदा मामलात पे बहस होनी चाहिए। पार्लियामेंट देखें, आवाम की नुमाइंदा होती है। ये जैसे गांव में एक चौपाल होती है, ये बहुत बड़े साइज़ की चौपाल है, हर किस्म की बात होती है। ये कोई अगर आप समझें कि यहाँ पे हर वक्त सुकरात और अरस्तु बैठे हुए होंगे और वो बड़े इल्मी मामलात पे डिस्कशन कर रहे होंगे, ऐसा नहीं होता। पार्लियामेंट में ऐसा नहीं होता, दुनिया की किसी भी पार्लियामेंट में नहीं ऐसा होता। खलीफा अव्वल को मुंतखब करने के लिए, खलीफा राशिद को मुंतखब करने के लिए हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जो पार्लियामेंट चौपाल पंचायत बैठी थी, उसमें बहुत गुफ्तगू हुई थी। वो पढ़े उसकी तफसील, कितनी लंबी लंबी तकरीरें हुई थी और क्या हुआ था। खैर, बहस मैं करना नहीं चाहता। बिल्कुल दोनों का एक एक माजी है। ख्वाजा आसिफ के वालिद ख्वाजा सफदर, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। उन्होंने अयूब खान की आमरीत का मुकाबला किया और डट के किया। ख्वाजा आसिफ के वालिद ख्वाजा सफदर मजलिस शुरा के वो चेयरमैन बने। इस पे ख्वाजा आसिफ 3 दफ़ा असम्बली में माफ़ी मांग चुके हैं, कल भी उन्होंने मांगी है। तो ख्वाजा आसिफ ने और क्या कर सकते हैं वो? क्या अयूब खान जो 1951 में कमांडर चीफ बना था इस मुल्क का, और उस वक्त तक उस कुर्सी से नहीं उतरा जब तक पाकिस्तान 2 टुकड़े होने के उस पर नहीं, एज पे नहीं पहुंच गया, जिसको हम आज बहुत फ़ख्र से कहते हैं सबसे बड़ा वो पाकिस्तान का नुकसान था, वो किसने करवाया? 1951 से लेके 1968 तक अयूब खान इस मुल्क का स्याह और सफ़ेद का मालिक था, जिसने इस मुल्क को तोड़ दिया। करता है कोई बात वकार और इस्तेहकाम? मुझे शर्म आती है ऐसे वकार और इस्तेहकाम पे, जिससे मेरा मुल्क टूट जाए और मेरे समधी को अमेरिका की गंदारा मोटर्स का कब्ज़ा मिल जाए, क्योंकि मैं अमेरिकी पिट्ठू हूँ और अमेरिकी ग़ुलामी की मैंने इस खित्ते में अमेरिका का चमचा होने के, इस मुल्क में सबसे बड़ा चमचा होने का हक अदा किया। मैंने ईंट रखी जो आज तक हमें नहीं हिला सके, वो ईंट जो अयूब खान ने रखी। 1962 में चाइना और इंडिया की जंग हुई, चाइना ने कहा आप कश्मीर ले लें, हमने इंडिया की फ़ौज को इंगेज कर लिया है। भाई साहब की टांगें कांप गई,
अमेरिका फ़ोन करके इजाज़त ली, उन्होंने मना कर दिया। वो एक वक्त था हमारा कश्मीर लेने का, नहीं ले सके। ये है वकार और इस्तेहकाम, ये है उनकी लेगेसी। और गौहर अयूब, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, फौत हो गए हैं। उन्होंने कराची में फायरिंग की थी अपने बाप के, वो जो जुर्लू पहरा था। फातिमा जिन्ना बानी पाकिस्तान की बहन को गद्दार करार दिया अयूब खान ने। लाश मिली कुछ अरसे बाद उनकी, फातिमा जिन्ना की। अयूब खान उस वक्त सदर पाकिस्तान थे, इलेक्शन हार गए अयूब खान से, फायरिंग की गौहर अयूब ने। ये है हिस्ट्री। और उमर अयूब साहब कितनी जमातें बदल चुके हैं पिछले 15-20 साल में, मैं गिनती करूं तो भूल जाऊं। ये माजी है, तो ये माजी हो गए। इन माजी की बुनियाद पे दोनों जो कह रहे हैं, कितना और क्या काबिल अमल है दोनों की गुफ्तगू में से? काबिल अमल देखें, आर्टिकल 6 सब पे लगना चाहिए, इतनी बात तो उमर अयूब साहब की काबिल अमल है और मैं मानता हूँ। और जो ख्वाजा आसिफ ने कहा वो बात तो उनके उसूली तौर पे ठीक है, लेकिन अमली तौर पे तो नहीं होना चाहिए। किसी को कब्र में से निकाल के फांसी नहीं लगाना चाहिए। वो तो पॉइंट स्कोरिंग थी, उन्होंने कर दिया। बहरहाल अगर आर्टिकल 6 की बात करनी है तो अयूब खान से करनी पड़ेगी। और अयूब खान से सिर्फ आर्टिकल 6 की बात ना करें कि उन्होंने माशाल्लाह लगाया 2 दफ़ा, बल्कि ये बताएं ना 1962 में कश्मीर क्यों बेचा प्लेट में रख के, वकार और इस्तेहकाम के तहत अमरीकी एजेंट क्यों बनाया, हमें खुफिया अड्डे दिए अमेरिका को, क्या मिला उसके बदले में मुझे तो नहीं पता। मेरी नस्लें तो और किसी की नस्लें तो इतनी अमीर नहीं है, वो तो करप्ट भी नहीं थे। फिर गंदारा इंडस्ट्री कैसे मिल गई दुरुस्त है उनके समधी को, जो गौहर अयूब के हिस्से में आई, और उसमें से उमर अयूब को कितना हिस्सा मिलता है मुझे नहीं पता, आप पता कर लें। तो ये तो करप्ट तो सिर्फ सियासतदान है, ये तो दूध के धुले हुए हैं होंगे। मैं इतनी सी बात ही करता हूँ, इससे आगे तारीख में ना जाएं, बेहतर है। हाल में आ जाते हैं। और जालौक जो है उसकी भी देख लें, औलाद अमीर है। हुमायूं अख्तर अब्दुर्रहमान का बेटा है, वो उसके पास पाकिस्तान की पूरी जो कोला इंडस्ट्री है। ठीक है सर, यहाँ तो फिर पार्लियामान का इस्तेहकाक है ना, आप इख्तियार अपने को इस्तेमाल करें, दुरुस्त हो गया। इस्तेहकाक पे आपको कोई मसला नहीं होता, मुझे पता है आपको किन के इस्तेहकाक पे मसला है। कानून साज हैं, वो बनाए कानून, जो डिक्लेयर करना चाहें, जिससे सवाल जवाब करना चाहें कर सकते हैं। शहजाद साहब नहीं कर सकते ना, कुछ जगहों पे सवाल जवाब नहीं होते, पर चलते हैं कानून के भी और हमारे भी। शहजाद साहब ठीक है, हमने सिर्फ सियासतदान को गाली निकालनी है। सर गाली की बात नहीं है, अवामी नुमाइंदे से सवाल करती है, वो इंतजामी तौर पे लोगों को नहीं लगाती है, सियासतदान फैसला लेता है, किसी को भी लगाना है। 1951 से 1968 तक कौन सा सियासतदान था बता दें सर? सियासतदान मुल्क में मशरकी पाकिस्तान, मगरबी पाकिस्तान मौजूद थे, आप जिनका जिक्र कर रहे हैं उनके राइट और लेफ्ट पे सियासतदान ही थे। आगे बढ़ेंगे शहजाद साहब, असल पे ना आए, राइट लेफ्ट पे रहे, असल पे ना आए। सर राइट लेफ्ट जब अपनी जगह छोड़ते हैं तो कोई वो जगह लेता है और भरता है। राइट और लेफ्ट को छोड़े ना, जो आइन में लिखा है उसके हिसाब से चल लेना, अगर आइन मौजूद। चलें शहजाद साहब, बक स्टॉप्स एट द बॉस's टेबल, फुल स्टॉप। और बॉस इस मुल्क में प्राइम मिनिस्टर होता है, बनाए कानून अमल दरामद करवाए। सुपर बॉस कौन होता है? बिल्कुल हमारे पास सुपर बॉस कौन होता है? सर मुझे तो कॉन्स्टिट्यूशन का पता है। चले हम 1 to 1 बहस में नहीं जाते हैं। शहजाद साहब, एक उमर अयूब साहब का स्टेटमेंट है कि आइन को मुअत्तल करना और ख़त्म करना संगीन गद्दारी है, और फिर ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि 1958 से 2022 तक के मामलात पर ज़रूर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। खैर उन्होंने 2 साल छोड़ दिया आखिरी। क्या आपके ख्याल में आइन की सरबुलंदी के लिए जो गुफ्तगू दोनों कर रहे हैं उसमें कौमी असम्बली में, एक ही पेज पर आ गई है PTI और नून लीग? कम से कम ख्वाजा आसिफ और उमर अयूब तो एक पेज पे नहीं आए। इनका जो शख्सी टकराव है, जिस किस्म का अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, आप कहती हैं ये अवामी नुमाइंदे हैं। अवाम अपने नुमाइंदे तो ज़रूर चुनती होगी और जिस मजबूरियों के तहत चुनती होगी उसका जिक्र हसन निसार साहब ने कर दिया, लेकिन जब ये पहुंच जाते हैं तो इनकी ज़ुबानों को अवामी नुमाइंदे कंट्रोल नहीं करते, ना ही इनको अपनी ज़ुबान इस्तेमाल करते हुए एहसास होता है कि हमें किस बुनियाद पर और किस तरीके से भेजा गया है। ये सबक देते हैं आवाम को कि तुम लोगों ने ये गुफ्तगू करनी है। यहाँ पे तो ट्रैक्टर ट्रॉलियों की बातें होती रही हैं, यहाँ पर किस किस्म की, यहाँ हर शख्स की तारीख है। अब सार साहब बिल्कुल ठीक कह रहे थे, हर बंदे की तारीख है, और ख़ास तौर पर इन लोगों की तो हर एक की अपनी अपनी तारीख है, और यहाँ पर हर बंदा एक अपनी तारीख बना के चल रहा है, चाहे वो जंगों के बारे में है, चाहे सियासत के बारे में है, चाहे किसी और चीज़ के बारे में। हमारा आइन बड़ा ज़बरदस्त है, आर्टिकल 6 थोड़ा डिटेल में पढ़ने की जरूरत है। आपने 2 शिकों का जिक्र किया, सिर्फ उसको ख़त्म करना या मुअत्तल करना। एक और भी है जिसमें कहते हैं सबवर्शन ऑफ द आइन, आर्टिकल हमारे आइन की सबवर्शन का मतलब होता है कि आपका आइन कुछ अहकामात देता है और आप जानबूझकर इस किस्म के अवामिल और इस किस्म के अमल करते हैं जिससे कि आइन की रूह को नुकसान पहुंचता है, उसको पूरा नहीं करते आप। आर्टिकल मेरे ख्याल में 5 से लेके या 6 से लेके या इस तरह करके 25 तक इंसानी हकूक और पाकिस्तानी अवाम के हकूक के बारे में आर्टिकल्स हैं। इसमें मुफ्त तालीम भी है, इसके अंदर तालीमी बजट भी है, इसमें सेहत की ज़रूरियात भी हैं, इसमें
हक है उसके बेशुमार कि उसने राइट ऑफ एसोसिएशन, राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ पॉलिटिकल दिस थिंग, हर चीज का फ्रीडम है उसके अंदर। ये मेरे ख्याल में 10 से लेके या 50 इंसाफ सही मिलना चाहिए। 10A आर्टिकल 10A आपका इंसाफ, यानी एक एक जो शिक है इसकी 25 तक, आर्टिकल 25 तक ये है, इसकी सबवर्शन शुरू से लेके आखिर तक की गई। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि आर्टिकल 6 जो है ना, ये सब पे लगता है, सिर्फ इस पे नहीं लगता कि किसने मुअत्तल किया या किसने खत्म किया। जिन्होंने सबवर्ट किया और आज भी सबवर्ट कर रहे हैं, आजाद कश्मीर का जो मामला है, ये सबवर्शन ऑफ आर्टिकल है। गवर्नेंस का फेलियर सबवर्शन ऑफ आर्टिकल है। इसके ऊपर हम क्यों खामोश हो जाते हैं? हमें ये क्यों नजर नहीं आता? उसी आर्टिकल 6 का हिस्सा है ये सबवर्शन ऑफ आर्टिकल। तो बहरहाल चले इसको छोड़ते हैं। मैं छोटी सी आपको, अफसार साहब ने तारीख बताई, मैं भी कोई तारीख थोड़ी सी बता देता हूँ। 47 से 50 तक ये मुल्क सियासतदानों के पास था। 50 से लेके 58 तक ये मुल्क ब्यूरोक्रेट्स के पास था, ब्यूरोक्रेट्स के पास था 50 से लेके 58 तक। और जो हमारे सियासतदान थे ये ब्यूरोक्रेट्स के पिट्ठू बन गए। जब 1958 में मार्शल लॉ आया तो उन्होंने कहा ये तो ब्यूरोक्रेट से भी एक बड़ी फोर्स पैदा हो गई, ये फौज अमल, वो यही सियासतदान अलाइन हो गए इन फौजियों के साथ, क्योंकि यही तरीका था इक़्तिदार तक पहुंचने का। तो इसमें सबका सफर यकजहती के साथ मिल के चलने का, इसका जो कम अमल है, इसने ऐसी अशराफिया को जन्म दिया जो आज बैठ के टीवी पे बहस तो करती है लेकिन हकायक को बयान नहीं करती, क्योंकि उसके अंदर हकायक को बयान करने से सारी अशराफिया नंगी हो जाती। हम फौज को तो हर वक्त सामने कटारे में लाके खड़ा करते हैं, हम भूल जाते हैं कि ये सबकी जिम्मेदारी है। मैं तो फौज को शामिल करता हूं ना, पहला आदमी हूं जो फौज को शामिल करता हूं कि हाँ गलतियां फौज ने की। मुझे कहें मेरे साथ लोग खड़े होके, सियासतदानों वालों के भी वाले भी, उनको सपोर्ट करने वाले, कि हाँ वो भी, उनका भी कसूर बहुत बड़ा है इस चीज के अंदर। फेलियर ऑफ, हमेशा कहते हैं आप सुनते नहीं शायद, मैं तो हमेशा कहता हूं फेलियर ऑफ पॉलिटिक्स। मैंने कहा सिर्फ सियासतदान को गाली ना दे। एक मिनट में बात कर लूं अब सारे, एक मिनट। सबवर्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 6 का हिस्सा है। इसलिए मुझे ये ना कहें कि इनमें से किसकी बात सही है। ये दोनों ही वो जुबान बोलते हैं जो नहीं बोलनी चाहिए इन उम्र के लोगों को, इस ओहदे के लोगों को, इस आईनी जिम्मेदारी के लोगों को। ये जुबान ही नहीं बात करनी चाहिए, इनको जेब नहीं देता ये बातें करें। ये पाकिस्तानी अवाम का और पाकिस्तानी कौम का वक्त जाया करते हैं इस तरह की गुफ्तगू करके। आप कहते हैं तकद्दस है, मुकद्दस चीजें, ऐवान मुकद्दस होगा, ये लोग मुकद्दस नहीं है, इनका आपस की लड़ाई मुकद्दस नहीं है। इन्होंने अपनी लड़ाइयों के अंदर हमें घेर के रखा हुआ है और इस वजह से हम वक्त जाया करते हैं अपना भी और इन लोगों का भी। तो मेरा सिर्फ यही कहना है, मेरा ख्याल है कि हमें, हाँ बिल्कुल लायानी गुफ्तगू है, इसी का कोई मतलब नहीं है, ना कुछ हासिल होगा ना ये कर पाए। हमें इन्हीं खेलों में उलझा के रखा हुआ है और हमारे हकायक, हमारे हकूक से महरूम किया। दुरुस्त हो गया। इफ्तिखार, दोनों ने जो 5 सेकंड में एक फैक्ट बता दूं 5 सेकंड में। 50 से 58 तक रिटायर्ड मेजर जनरल सिकंदर मिर्जा और उनके साथ 1954 में अयूब खान डिफेंस मिनिस्टर भी बन गए कमांडर चीफ के साथ। इन दोनों ने कैसे वो गेम की वो भी है, वो भी देखिए, वो भी तारीख का हिस्सा है। तारीख पढ़ें, अब सार आप तारीख पढ़ें, सिकंदर मिर्जा की तारीख पढ़ें। ये ब्यूरोक्रेट था, तालिब इल्म हूं। चल ठीक हो, ये ब्यूरोक्रेट था, ये कप्तान था, ये ब्यूरोक्रेट। सिकंदर मिर्जा रिटायर्ड मेजर जनरल था और भाई मेजर जनरल, ऑनरेरी मेजर जनरल, और अयूब खान डिफेंस मिनिस्टर था। 54 से अयूब खान डिफेंस मिनिस्टर, ब्यूरोक्रेट था, ऑनरेरी मेजर जनरल था। आपको नहीं पता इस बात का? चलिए हाल में आ जाते हैं, माजी से तो सीखना नहीं है, हाल में ही हालिया तारीख के ऊपर ही चल लेते हैं। मुझे बना दिया ऑनरेरी लेफ्टिनेंट के अंदर। इतनी एज तो हो ही गई है। इफ्तिखार साहब, किसका मौक़िफ़ कितना काबिल अमल है? और यहाँ जमहूरियत के ऊपर भी सवाल उठा दिया गया है, तो जो पार्लियामान के अंदर बैठे लोग हैं वो क्या दुरुस्त डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं? ये जिस तरह की गुफ्तगू है, ये बिल्कुल बेमकसद गुफ्तगू है, इसका कोई मकसद नहीं। और हम लोग जो इनके हाथों इस्तेमाल हो रहे हैं कि हम पिछले काफ़ी देर से ये मामला देर बहस लेके आए हैं, हम भी इस्तेमाल हो रहे हैं। वी आर बीइंग यूज्ड, द एंटायर मीडिया इज़ बीइंग यूज्ड बाय दीज पीपल। पता नहीं इन्होंने हलफ किस चीज़ का लिया था, भूल गए हलफ को लेके दोनों ने, उमर अयूब ने भी और इसने ख्वाजा आसिफ ने भी। कौन किस ख़ानदान से आया, इसकी क्या बैकग्राउंड है, वो सब ख़त्म हो जाती है जहाँ पे आप एक हलफ ले लेते हैं किसी चीज़ का। आपने हलफ लिया है टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, और उस कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोटेक्शन के अंदर आर्टिकल 6 जो है वो कहता है जो आइन को तोड़ेगा, तोड़ने में शामिल होगा, ख़राबी करेगा, उसकी सज़ा है। लेकिन इसमें कहीं भी नहीं लिखा कि किसी की कब्र से उसकी लाश निकाली जाएगी, कहीं नहीं लिखा हुआ। दिस इज़ नॉट मैंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन ने लिखा है और उसमें भी कॉन्स्टिट्यूशन ने फैसला किया कि ये जिस पे ये इल्ज़ाम होगा उसके ख़िलाफ़ एक्शन कैसे होगा।
उसका भी तयीन इस कॉन्स्टिट्यूशन में तय, अफराद नहीं तय करेंगे। तलवारें लेके फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर एक दूसरे को चैलेंज नहीं करते फिरेंगे, क्या हो हम आपस में लड़ते हैं। बड़े क्लियरली लिखा हुआ है, एनी पर्सन हु एब्रोगेट्स, सबवर्ट और सस्पेंड, होल्ड, अबेंड्स, ये सब लिखा हुआ है। इनमें से एक कोई बात मुझे बताए कहाँ लिखा हुआ है कब्र से लाश निकाली जाएगी? तो ये वजीर साहब को नहीं पता था? नहीं, मैं कह रहा हूँ, मैं आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन फ्रॉम, मैं इस प्रोग्राम के हवाले से ये सवाल करना चाहता हूँ कि यार क्यों मजाक बना रहे हो असेंबली को, और मुझे तो डर है ये सिर्फ पार्लियामेंट की बिल्डिंग ही ना रह जाए और अंदर कोई और हो। और मैं आपको वार्न कर रहा हूँ सारों को, अल्लाह करे, मैं आपको सबको, मैं आप सबको वार्न, मैं सही वार्निंग दे रहा हूँ। ये मजाक नहीं है, ये और रहने दो, ये मजाक नहीं है। ये बाकी जो आइन है ये किसने पूरा करना है? एक ही आर्टिकल रह गया आइन के अंदर, मसले हल करें तो किसने हल करने हैं? किसने हल करने? आपसे मशवरा नहीं कर रहा, मुझे मेरे टाइम में बात करने दीजिए प्लीज। ये किसने तय करना है? ये चैप्टर 1 के अंदर जो फंडामेंटल राइट्स, ये किसने तय करना है और किसने देना है? बिल्कुल, मैं यही बात कर रहा हूँ। सियासतदान के पास तो कोई इख्तियार नहीं, पता ही नहीं करना। कौन कहता है? झूठ बोलते हैं, क्यों कहते हैं आप? झूठ बोलते हैं। छोड़ दिया अगर इनके पास इख्तियारात नहीं है, बाहर आ जाएं, अपनी गली और मोहल्ले की सियासत करें, पंचायतों में बैठें, चौपाल में जाके बैठें। और अगर नहीं काम कर सकते, ये आर्टिकल जो है फंडामेंटल राइट्स का 8 ये किसने करना है? आर्टिकल 9 सिक्योरिटी ऑफ द पर्सन किसने करना है? द सेफ गार्ड एज टू अरेस्ट एंड डिटेंशन किसने करना है? ये अपना जो बाकी सारे आर्टिकल हैं ये कौन करेगा? राइट टू फेयर ट्रायल कौन करेगा? ये स्लेवरी फोर्स लेबर जो हो रही है इस मुल्क में उसके खिलाफ कौन बोलेगा? प्रोटेक्शन अगेंस्ट जो पनिशमेंट आप देना चाहते हो, आइन की कॉपीज करा के पार्लियामेंट में तकसीम ना करा उनके पास हैं, पढ़ते नहीं हैं, उनका मकसद नहीं है, वो ये झगड़ा जारी रखना चाहते हैं। इसी झगड़े में उनका फायदा है, इसी में हम बोलते हैं हम भी जिम्मेदार हैं। मैं तो कहता हूँ मीडिया सबसे बड़ा मदारी बन चुका है, ये हम मदारी हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि गलत बात को हाईलाइट भी ना किया जाए, आंखें बंद कर ली जाए, जिस जिम्मेदारी के साथ पार्लियामेंट में गए उस पर सवाल ना उठाएं। मेरी बात सुनो, इसको हाईलाइट तुम रोज करती हो, बाकी आर्टिकल जो मैं पढ़ रहा हूँ ये 18, 19, हमने कल एजुकेशन पे बात की, हम सब पे बात करते हैं। कल एजुकेशन पे बात हुई है, क्यों बात कर? आई डोंट नो डिफेंसिव क्यों होते हो? ये फ्रीडम ऑफ ट्रेड, फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन, फ्रीडम टू प्रोफेस, ये सेफ गार्ड 21, 22, 23, 24, ओ भाई ये आर्टिकल भी तो है आर्टिकल 6 के अलावा, बिल्कुल ठीक है नहीं है? तो ये मजाक जो तुम कर रहे हो, मुझे डर है कि पार्लियामेंट रह जाएगी और पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए ये ना कोई और लोग हों, और अगर ऐसा हुआ तो उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। आपका रवैया होगा और आपकी ये जंग होगी जो बेमकसद है, बेमानी है, इससे आवाम को कोई फायदा नहीं पहुंच रहा। एक ब्रेक लेते हैं और दूसरे अहम मामले पर गुफ्तगू आपके सामने रखेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने अपने खिलाफ मनफी सोशल मीडिया मुहिम के हवाले से चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत में इंकशाफ किया है कि ऑडियो लीक्स केस की समाअत के दौरान सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट के आला हुक्काम की जानिब से पीछे हट जाने के पैगामात मौसूल हुए। खत में कहा गया है कि ऑडियो लीक्स केस में अदालत के सामने सवाल था कि क्या शहरियों की निगरानी की इजाज़त देने वाला कोई कानूनी निज़ाम मौजूद है। उन्होंने खत में बताया कि उन्हें सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट के आला हुक्काम की जानिब से पैगामात भेजे गए जिसमें उनसे कहा गया कि वो शहरियों की निगरानी के निज़ाम और तरीक़ाकार की जांच से पीछे हट जाएं। उन्होंने इस तरह के धमकी आमेज हथकंडों पर कोई तवज्जो नहीं दी। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि बदनीयती पर मबनी सोशल मीडिया मुहिम अदालती कार्रवाई को मुतासिर करने का एक खौफनाक हरबा दिखाई देती है। दूसरी जानिब जस्टिस बाबर सत्तार के खत के जवाब में अटॉर्नी जनरल मंसूर आवान ने जवाब दिया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साथ कम्युनिकेशन की है। इस खत के मंदरजात को इस तरह से रिपोर्ट किया गया है जिससे ये तासुर दिया जा रहा हो कि जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कोई मुदाखलत हो रही है। खत में जज साहिब ने खुद फरमाया कि मौसूल होने वाला पैगाम किसी भी तरह से इंसाफ के हुसूल में मुदाखलत नहीं। अटॉर्नी जनरल के मुताबिक पाकिस्तान आज से नहीं 45 साल से इस तरह की सिक्योरिटी सूरत हाल से दो चार है। रियासत के मुख्तलिफ इदारों की आपस में कम्युनिकेशन ज़रूरी होती है। इस केस के हवाले से ये भी दरख्वास्त की गई है कि सर्विलेंस के हवाले से जो भी ब्रीफिंग हो वो इन कैमरा कर दी जाए ताकि वो पब्लिक डोमेन में न जाए। अटॉर्नी जनरल के मुताबिक वो अदलिया में मुदाखलत के तासुर की नफ़ी करते हैं। इसी मामले पर पैनल से सवाल। सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट के आला हुकाम की जानिब से पीछे हट जाने के पैगामात मौसूल हुए। जस्टिस बाबर सत्तार अदलिया में मुदाखलत के तासुर की नफ़ी करते हैं। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान, क्या अटॉर्नी जनरल मुनासिब जवाब दे पाए?
इफ्तिखार साहब, जिन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया और फिर फौरी तौर पर जिस तरीके से अटर्नी जनरल आए और उन्होंने कहा कि वो नफ़ी करते हैं ऐसे किसी भी तासुर की, एक ज़रूरत के तहत एक पैगाम रसानी या कम्युनिकेशन की गई थी कि इन कैमरा मामलात को चलाया जाए, आपके ख्याल में मुनासिब जवाब दे दिया गया है? देखिए, बात यह है कि अब जो कुछ भी हमारी अदलिया के हवाले से हो रहा है ये अफसोसनाक है, मेरी समझ से बाहर है। पहले 6 जजेस कहते हैं कि उन पर दबाव था और वो दबाव बर्दाश्त करके उन्होंने एक्ट नहीं किया अकॉर्डिंग टू देयर पावर्स। अब एक जज की बात आई कि उसके बारे में मुबैना तौर पे उसकी फैमिली के बारे में कुछ निशानदेही की गई, उसकी नेशनैलिटी के बारे में बात की गई, तो खामोशी इख्तियार की गई। अब उस जज ने ये कह दिया, सारा का सारा जो गंद हिला के ये सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग में जो खेलने का ख्वाब है जिसके ऊपर अमल किया जा रहा है, इसके नताइज क्या निकलेंगे? अभी मैंने पिछले पार्ट में ये कहा है कि पार्लियामेंट की बिल्डिंग ये न रह जाए कि पार्लियामेंट की बिल्डिंग ही रह जाए। ये सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। अगर 2 बड़े इदारों के दरमियान टकराव इस हद तक पहुंच जाए जिसका निशानदेही की जा रही है, तो नताइज फिर क्या होंगे? ये बहुत अफसोसनाक रवैया है। हमारी एक बहुत बदकिस्मती है कि हम बड़े ओहदे पर फायज होने के बाद वो जिम्मेदारियां निभाने के लिए तैयार नहीं जो हमसे तवक्को की जाती है। अगर उनके इल्म में कोई बात थी जो आज आपको पता लगी, मुझे पता लगी, हम टीवी पे डिस्कस कर रहे हैं, ये बात खुद जाके आराम से की जा सकती थी चीफ जस्टिस के साथ या जिस भी मुतल्लिका आदमी के साथ की जा सकती थी। सही। इसको पब्लिक डोमेन में क्यों लाया जाता है? सोशल मीडिया पे लीक हुआ है। कौन लीक कर रहा है? मैंने लीक किया है। जिसने लीक किया उसको पकड़ के उल्टा लटका दो। यानी अजीब मजाक बन गया इस कौम के अंदर कि जी कुछ नहीं हुआ, जी सोशल मीडिया ने किया है। कौन है सोशल मीडिया और किसका काम है सोशल मीडिया को कंट्रोल करना? कल सोशल मीडिया पाकिस्तान की सलामती, सालमियत और इसकी खुद मुख्तारी पर जो कुछ कर रहा है, इसको करने की पूरी इजाज़त दी जाए। ठीक है कि ये हमारा हक है आर्टिकल 19 के तहत। नहीं जनाब, ऐसा हक नहीं है। बात की जा रही है फंडामेंटल राइट्स के हवाले से, तो फंडामेंटल राइट्स 77,000 कैदियों के भी हैं। सिर्फ एक कैदी के फंडामेंटल राइट्स की बात नहीं होगी। फिर 77,000 कैदी जो जेलों में पड़े हैं उनके भी उतने ही राइट्स हैं जितने किसी और कैदी के। वैलिड पॉइंट इफ्तिखार साहब। हसन साहब, क्या अदलिया में मुदाखलत का सिर्फ तासुर ही है? क्योंकि जो अटॉर्नी जनरल बात कर रहे हैं, क्या उस तासुर की नफी हो गई, मामला एड्रेस हो गया? देखो बात सुनो, सियासत हो या अदालत, अगर वाकई मनसब का पास है, उसकी हया है, उसका हक अदा करने का आप में ज़र्फ और हौसला है और दयानत है, किस में जुर्रत है कि मुदाखलत करें? लेकिन जहाँ जिस क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ अपने माशरे के लिए जिसका मैं खुद हिस्सा हूँ, हाउ कैन यू अलाउ समबडी? ठीक, मैं तो किसी के भी इदारे में काम करूँ, मुझे बताया मांगो इट गेट लॉस्ट एंड इट्स हैपेंड, इट हैज हैपेंड। मैंने खबरदार, डोंट टेम्पर, गेट लॉस्ट। ठीक, एक कुर्सियों के मारे हुए छिछोरे, और उसके पीछे भी एक वजह है। मैं इफ्तिखार के इस इंतहाई तारीखी खूबसूरत जुमले में एक इजाफा करना चाह रहा हूँ। इनके पास एक इख्तियार होता है, वो है दिहाड़ियाँ लगाने का। That is why they compromise on their self-respect. चंगे भले बंदे यार, वो बंदा कहता चले गेट लॉस्ट, लेकिन वो बंदे होते हैं। चले एक जबर आ गया, दबाव आ गया, या किधर गंडेरियां बेच, दबाव आ गया। दुरुस्त है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक तो शहजाद साहब और अबसार साहब की राय जानेंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुशामदीद। शहजाद साहब, जस्टिस बाबर सत्तार कानूनी और अदालती प्रोफाइल रखते हैं। अटॉर्नी जनरल के मीडिया टॉक करने से और ये कहने से कि ऐसा कुछ नहीं है और उसको एड्रेस करने से क्या तहफ्फुज़ात दूर हो जाएंगे? देखिए, अटॉर्नी जनरल तो मुझे बहुत बड़े सुलझे हुए बावकार किस्म के इंसान लगते हैं। ज़ाती तौर पर नहीं मैं जानता, लेकिन वो जहाँ नज़र आते हैं और जो थोड़ी बहुत गुफ्तगू करते हैं अदालत के अंदर जो कि टीवी टेलीवाइज की जाती है, उससे तो बड़े अच्छे काबिल आदमी लगते हैं। जो गुफ्तगू करते होंगे यकीनन उसके अंदर भी कोई ना कोई वज़न तो होता ही होगा। लेकिन बाबर सत्तार को मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ और अपने से ज़्यादा मैं उसकी गवाही दे सकता हूँ कि वो कम अज़ कम मेरा ख्याल है कि बहुत हद तक, जहाँ तक इंसानी हद तक मुमकिन है, वो बात सही करेगा। मुझे इससे ये कभी उम्मीद नहीं है कि वो कोई गलत बात करेगा। वो बात जो करता है वो ठीक करता है। सिर्फ छोटी सी बुनियाद बात और आपको, हमारे जो सुपीरियर कोर्ट्स हैं ना, हायर कोर्ट्स जिन्हें कहते हैं, हायर कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट, ये दो जो सुपीरियर जुडिशरी जिसे कहा जाता है, इसके कुछ मकासद होते हैं।
पहला मकसद है ये एक अपील कोर्ट के तौर पे काम करता ही करता है, ट्रायल कोर्ट भी होता है, हाई कोर्ट जो होता है कि कुछ केसेस के अंदर, लेकिन अपील कोर्ट बुनियादी तौर पर काम करता है। उसके बाद दो बुनियादी मकसद हैं। पहला बात, इंसान को यानी इंसानी हकूक को जो किसी भी रियासत के अवाम है उसको रियासत के जबर से बचाना, पहला मकसद इन हायर कोर्ट्स का, हायर जुडिशरी का ये होता है कि रियासत के जबर से बचाना, पहला काम। दूसरा बात, जो टिरनी ऑफ द मेजॉरिटी है, यानी मेजॉरिटी यानी जो जमहूरियत के अंदर जो ज्यादा नंबर्स हैं, जो गवर्नमेंट आ जाती है उसकी टिरनी, उसके जबर से भी इसको बचाना। तो ये जो हायर कोर्ट्स बनाए जाते हैं किसी भी रियासत के अंदर, उनका काम होता है कि जो अवाम है, जो आम आदमी है, उसको इन दो जगह से के जबर से बचाना, ये उसका बुनियादी काम है जिसकी वजह से हायर कोर्ट्स दिए जाते हैं। तीसरी बात, इंसाफ का निज़ाम किसी मुआशरे की, जिसे कहते हैं ना, रीढ़ की हड्डी है। ये इतना काबिल तकदीस होना चाहिए, काबिल यकीन और काबिल एतमाद होना चाहिए कि उस रीढ़ की हड्डी में कभी कोई झोल ना आए, फिर रियासतें कायम रहती हैं। वरना अगर रीढ़ की हड्डी में जान खत्म हो जाए तो फिर आपका जिस्म, जो कि अवाम होते हैं, कहीं ना कहीं पे घूमना शुरू कर देते हैं और कहीं से कहीं चले जाते हैं। इंसाफ बुनियादी तकाजा हमारी मुआशरे की हैसियत का और उसके तो इसके लिए जो भी कुछ किया जा सकता है, जो भी किया जाना चाहिए, ये जजेस बिल्कुल पार्टिजान नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। ये उनका हलफ भी है, उनका काम भी है और उनसे तवक्कुआत भी हैं। दुरुस्त। इसलिए ये जो पार्टियां लगाती हैं कि ये मेरा जज, वो उसका जज, फलाना जज, इससे हमें कोई न किसी तरीके से दूरी इख्तियार करनी पड़ेगी। इंटेलिजेंस के इदारों के लिए कवानीन बनाना एक लाजमी अमर है पाकिस्तान में। ठीक। तो हर मुल्क में चलते हैं, हर मुल्क में सर्वेलेंस है, लेकिन उसका एक तरीका कार होता है। उस तरीकाकार को पाकिस्तान को भी अपनाना पड़ेगा। दुरुस्त हो गया। अब सर साहब, नून लीग की क़यादत खुद पनामा से लेकर इमरान खान के दौर तक अदलिया में मुदाखलत के तासुर का बयानिया लेकर खड़ी रही, मगर इस वक्त वो इस तासुर की नफी करते दिखते हैं कि अपने ही बयानिए को कमजोर नहीं कर रहे। किस तरह सर, कि वो एक बात को मान रहे थे जब वो हुकूमत में नहीं थे कि ये मामलात ऐसे हैं, ये तासुर मौजूद है कि मुदाखलत है, मगर आज वो समझते हैं कि मुदाखलत नहीं है, उस तासुर के अगेंस्ट हैं। तो जो उनका बयानिया 2 साल पहले तक था, आज उससे हटकर नहीं खड़े। मेरा नहीं ख्याल कि वो ये समझ रहे हैं कि आज मुदाखलत नहीं है। ठीक। ये नहीं है, झगड़ा कुछ और है। देखें, बाबर सत्तार साहब के बारे में जिक्र किया शहजाद चौधरी साहब ने, मैं भी उनको बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, बहुत पुराना जानता हूँ, और उनकी फैमिली के कुछ और लोगों के साथ भी मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। अटॉर्नी जनरल मंसूर साहब और मैं इकट्ठे हार्वर्ड में थे, वो लॉ कॉलेज में पढ़ रहे थे, मैं कैनेडी स्कूल में था। मैं उनको पिछले 15-20 साल से जानता हूँ बहुत अच्छी तरह से। तो दोनों इकट्ठे काम भी कर चुके हैं एक ही चेंबर में, दोनों, बाबर सत्तार भी और मंसूर भी। इनका बहुत अच्छा आपस में भी ताल्लुक है, लेकिन दोनों ज़ाहिर एक प्रोफेशनल पोजीशन दोनों ने ली हुई है और एक अच्छे तरीके से, सुलझे हुए तरीके से बात कर रहे हैं। तो इस बात को किसी न किसी नतीजे तक पहुंचना चाहिए। इसलिए तो हम कहते थे कि मुदाखलत न कीजिए, लेकिन ये सुना नहीं जाता ना। यहाँ कहा जाता है ये बंदा जो है ये मुल्क दुश्मन है, ये गलत कर रहा है। हमें थोड़ा सा शायद पहले से महसूस होना शुरू हो जाता है, जो कुछ लोगों को बाद में महसूस होता है, क्योंकि ताकत की चर्बी इतनी चढ़ जाती है आंखों पे कि नज़र नहीं आता सच। हम ज़ाहिर गरीब कमज़ोर लोग हैं, चर्बी ज़्यादा नहीं चढ़ी हुई, तो हमें नज़र आ जाता है कि ये अगर इस रास्ते पे चलते रहे तो आगे घड़ा है। एक मुझे शिकवा ज़रूर है अदलिया से कि अदलिया और आर्म्ड फोर्सेस दोनों को आइन में तहफ़्फ़ुज़ है, उन पर कुछ नहीं कह सकते हम, लेकिन दोनों ही इस वक्त देख लें क्या हालात हैं। और लेकिन हम जैसे आम शहरियों को तो कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। दोनों तो अपने अपने ख़िलाफ़ कही गई बात का एक्शन कानूनी तौर पे भी ले सकते हैं। तो अदलिया ने क्यों नहीं लिया? क्यों अदलिया ने इसलिए नहीं लिया कि जब हमारे ख़िलाफ़ ये सब कुछ आम शहरियों के ख़िलाफ़ होता है, जब एक सिविलियन ब्यूरोक्रेट के ख़िलाफ़ अगर कोई साबिक चेयरमैन पैमरा को कोई धमकियाँ आती हैं और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है या वो ख़त लिखता है आर्मी चीफ को, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, कान पर जूं तक नहीं रेंगती। अल्लाह का भी कानून है ना, मकाफात अमल। अदलिया वाले जब ये सब देख रहे थे हम पे जुल्म होता हुआ, तो अब तलत हुसैन और मतीउल्लाह जान को नोटिस करना तो बड़ा आसान है, लेकिन हम जब इस अजाब में से गुजर रहे थे सब सिविलियन आम लोग, उस वक्त क्यों अदलिया नहीं बोलती थी? उस वक्त अदलिया की आंखें और कान क्यों बंद हो जाते थे? जब इस मुल्क में मार्शल लॉ लगता था तो इंडोर्समेंट क्यों करती थी अदलिया? फिर चलें जी, प्रोग्राम की बात यही है कि क्या अटॉर्नी जनरल ने तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए और उस तासुर की नफ़ी हो जाएगी, या मामलात अभी आगे बढ़ेंगे? ये आने वाले दिन तय करेंगे। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।